नमस्कार। राज्यसभा टीवी के दर्शकों को आजादी की 67वीं सालगिरह की मुबारकबाद। हम हाजिर हैं देश देशांतर के इस खास एपिसोड के साथ, जिसमें बात करेंगे कि आजादी के इन 6 से ज्यादा दशकों के दौरान महिलाओं की हालत में किस तरह का बदलाव हुआ है, कौन से ऐसे पड़ाव आए हैं, घटनाएं घटी हैं जिसने देश को बदला, साथ में महिलाओं को भी बदला। खासकर चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण कानूनों की भी जिन्होंने महिलाओं के प्रति हिंसा को कम किया और उनको उनका अधिकार दिलाने में मदद की। लेकिन साथ ही बहस इन बिंदुओं पर भी करेंगे जहां महिलाओं को उनका हक दिलाने में हम नाकाम रहे हैं, एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, और आगे का रास्ता कैसे तय करना है, क्या उम्मीदें हैं और कैसी चुनौतियां हैं। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए इस खास मौके पर तमाम महिलाओं का ही एक पैनल पूरा मौजूद है। मेरे साथ है प्रोफेसर वहीदा खान, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, और साथ ही हेड भी रह चुकी हैं विमेंस स्टडीज सेंटर की। इसके अलावा मेरे साथ है नीना व्यास, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही प्रिया हिंगोरानी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की, और कविता कृष्णन है इसके अलावा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं। ये चारों मेहमानों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कितना रास्ता हम अब तक तय करके आए हैं, कौन कौन सी ऐसी मंजिलें हैं जो हमने तय की हैं, और अभी कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने और उद्देश्य कैसे हैं। सबसे पहले कविता, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी, जैसे कहना चाहिए, हमारी याददाश्त में अभी जो हमारी रिसेंट मेमोरी है उसमें सबसे बड़ा जो एक आंदोलन रहा वो महिलाओं को लेकर ही रहा। फिलहाल आपको इस आंदोलन के बाद क्या ऐसा है जो आपको उम्मीद बताता है और आपको लगता है कि समाज के तौर पर हमने क्या बदला है, राजनीतिक दलों के तौर पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके क्या, जो हम कहना चाहिए उनकी जो कॉन्शियसनेस है, क्या उसमें कोई तब्दीली हम ला पाए हैं, महिलाओं का स्थान बना पाए हैं? उम्मीद तो जगी है मुझे आंदोलन के स्वरूप से, क्योंकि इस बार वो सिर्फ महिला आंदोलन नहीं था, वाकई में जन आंदोलन था। और उसके एक बहुत बड़े हिस्से में, पूरे में न भी हूँ लेकिन सड़क पे उतरने वाले लोगों के बड़े हिस्से में ये इच्छा थी कि सिर्फ बलात्कार के खिलाफ बोलना ही नहीं, बल्कि बलात्कार की संस्कृति जिससे हम महिला को कटघरे में खड़ा करते हैं, उस पर होने वाली हिंसा के लिहाज से, उसके खिलाफ बोलने की भी इच्छा, उस पर सवाल उठाने की इच्छा काफी जोर शोर से दिखाई दी। यानी वो सिर्फ एक बलात्कार की घटना या बलात्कार में कैसी सजा होनी चाहिए वहां से थोड़ा सा अलग हट करके एक पूरे समाज के बतौर महिलाओं को लेकर के हम जो पाबंदियों में बांधते हैं महिलाओं को, उससे महिलाओं की आज़ादी का जो नारा निकला कि महिलाएं मांगे आज़ादी, ये जो नारा गूंजा दिल्ली के सड़कों पे, देश के सड़कों पे, उससे एक उम्मीद जरूर जगी। लेकिन मुझे लगता है कि उस उम्मीद के प्रति जो बतौर सरकार और बतौर देश जो हम लोगों को करना चाहिए था, बतौर समाज भी जो करना चाहिए था, वो मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा गैप अभी भी है। उसमें बहुत संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो सरकार ने जो कानून बनाई उसमें जरूर कुछ ऐसी ऐतिहासिक और नई बातें जरूर हैं जो वर्मा कमीशन के जरिए और आंदोलन के जरिए वो सामने आ पाई। लेकिन ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार कदम नहीं रखी, जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कोई चेंज नहीं किया, जैसे मैरिटल रेप को नहीं माना, जैसे अगर समझिए तो ऑनर किलिंग, तथाकथित ऑनर किलिंग, मुझे वो शब्द नहीं पसंद है, कोई किलिंग में ऑनर नहीं है, लेकिन उसको लेकर के जो कानून बनाने की बात थी वो लंबे समय से लटका हुआ है, इसलिए क्योंकि सरकार लगता है कि घबराती है कुछ खास पितृसत्तात्मक ताकतों से टकराने, उनको चैलेंज नहीं करती। और सोसाइटी में अभी भी ऐसी घटनाएं, जैसे जेएनयू के हाल की घटना, रोंगटे खड़े करने वाली घटना है, दिखाता है कि महिलाओं की जो आम तौर पे जो आजादी, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कह रहे हैं, सिंपल आजादी की मेरी ना है, मेरी ना की वजह से मुझ पर एसिड अटैक नहीं होना चाहिए, या समझा जाता है एक तरह से हाँ, कि अगर मेरी नहीं और मेरी हाँ है, यानी मैं जिससे शादी करना चाहूँ, जो तमिलनाडु की हाल की घटना है, इलवरसन और दिव्या वाली घटना, जिसमें वो जाति से बाहर शादी करना चाहे तो उसमें भी जो है मरने मारने वाली स्थिति बन जा रही है। कविता, हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये मामला कितना राजनीतिक है और कितना सामाजिक है। क्या वाकई हमारा जो ध्यान है वो ज्यादा राजनीतिक दलों पर या राजनीतिक जो हल हैं उस पर है, लेकिन जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, जहां से हमारे पॉलिटिशियंस भी वहीं से निकल के आते हैं, वही माइंडसेट लेकर आते हैं। प्रिया हिंगोरानी, जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, ऐसा माना जा रहा है कि काफी बड़ा ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्या आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल। जैसे कविता ने कहा उसमें कुछ कमियां जरूर रही हैं, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि कुछ अगर हम 10 साल पहले देखें कि क्या हाल थे हमारे और अब क्या जो स्थिति है, उसमें महिलाओं में के अलावा आम पब्लिक में, आम आदमी के बीच में इतनी ज़्यादा लीगल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस आई है, बदलाव आया है हमारे बीच में। तो हर एक छोटा कदम भी हम आगे लेते हैं, मेरा मानना है वो अच्छा कदम हो तो वो कदम बहुत आगे तक जाता है। तो कानून में जो बदलाव आए हैं, जो अब नए एक्ट के,
वो अच्छे हैं। अब उसका बस यह देखना है कि हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाती है, हम उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं कर पाते। पर जो मेरे लिए जो दुख की बात है और जो जिस बात पे मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब तक हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक कानून से कुछ नहीं होगा। लेकिन भी इसके अलावा कई सवाल इस कानून के ऊपर ये भी उठाए गए कि कहीं ना कहीं हम कानून को अगर उतना सख्त कर देंगे तो ये खुद महिलाओं के ही लिए जकड़न पैदा होगा। जैसे इसके लिए एक बड़ी दलील ये भी दी गई कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है महिलाओं की वो कम हो सकती है, कि महिला को हायर करके उसे नौकरी पर रख के एम्प्लॉयर एक खुले बाजार में, हम जानते हैं हम आर्थिक सुधारों के बाद के दौर में जी रहे हैं जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, हम कोई आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात होगी कि एक उलझन मोल ले रहा है वो महिला को अपने यहाँ नौकरी पर रखकर। ये है बट वो माइंडसेट, फिर वही बात आ जाती है माइंडसेट की। अगर एम्प्लॉयर ऐसा सोचेगा तो वो माइंडसेट, ऐसा बात नहीं है कि हर महिला जाके कोई केस डालती है या हर महिला, भाई अगर उसके साथ गलत होता है तभी तो आगे आती है। कौन महिला अपने खिलाफ ऐसी बातें कहना चाहेगी और पब्लिक डोमेन में लाना चाहेगी? तो ये बात जकड़न थोड़ी बहुत तक है, बट माइंडसेट, सोशल माइंडसेट और पुलिस रिफॉर्म्स, दो चीजें हैं। अगर आज हम आज़ादी के दिन की बात कर रहे हैं और सही मायने से आज़ादी चाहते हैं तो हमें इन दो चीज़ों पे बहुत ज़रूरी काम करना है। और तीसरी जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, जैसे वर्मा कमीशन ने भी कहा कि वी हैव टू हैव अ बिल ऑफ राइट्स फॉर विमेन। आज की तारीख में हम कोई भारतीय नारी नहीं है, हम हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम नारी हैं, कोई हम हिंदुस्तानी नारी नहीं कहलाती। तो हमें आज की तारीख में जो उन्होंने प्रपोज किया, जो हम बहुत सालों से, विमेन्स मूवमेंट इतने सालों से कहती आ रही है कि बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए फॉर ऑल विमेन, वो लाना यानी बहुत कि समाज में जो विविधताएं दूसरे समाजों में है वो महिलाओं में भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो भी अलग अलग तरह की महिलाएं हैं, उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उन्हें हर एक कानून उनके लिए एक किस्म का कानून होना चाहिए। एक हिंदू औरत जो है, महिला है, उसके हक ज्यादा हैं क्रिश्चियन या मुस्लिम महिला से। तो इसलिए एक सामान्यता महिलाओं के प्रति, एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। तो इसलिए वो एक बिल ऑफ राइट्स लाना, मतलब हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए आज के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, एक प्रॉमिस, एक मैनिफेस्टो में होना चाहिए मेरे ख्याल हर पॉलिटिकल पार्टी कि हम एक बिल ऑफ राइट्स फॉर विमेन जरूर लेकर आएंगे। प्रोफेसर वहीदा खान, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। राजा राम मोहन रॉय का हम जिक्र करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसा माना जाता है कि महिला अधिकारों की बात कहीं ना कहीं पुरुषों ने शुरू की है। ये अलग बात है कि बाद में महिलाएं भी उसमें जुड़ गई। ये हो सकता है कि इस बात को लेकर अलग अलग तरह की राय हो, लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखने की कोशिश करें, इतिहास देखने की कोशिश करें, आपको लगता है कि पिछले 2 सेंचुरीज में हम बात कर रहे हैं, कितना आगे हम बढ़ पाए हैं? जो हमें राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बताया, उसके बाद से अब तक एक नज़र में इतिहास देखने की कोशिश करें। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये कहूँ कि हम आगे तो बढ़े हैं मगर बहुत सेटिस्फैक्टरीली आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें, 66 साल आज़ादी को हो गए, तो जो पहले 20-30 साल थे उसमें बहुत कुछ कानून बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, जहाँ पर वुमेन के लिए, सभी के लिए राइट फॉर इक्वलिटी दिया गया। और पहले जो भी नेता रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू और जो आपने तस्करा किया, उन्होंने औरत को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून और जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे, बिकॉज उसकी एक हिस्ट्री थी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो जो सबसे ज़्यादा सफ़रर थी उसमें वुमेन थी। तो उस वक्त जो एफ़र्ट्स किए गए वो बहुत ही फास्ट थे और क्विक थे, मगर उसके बाद उनको कंसोलिडेट नहीं किया गया। अगर हम कंसोलिडेशन करते तो आज जो हमारी स्थिति है तो वो बहुत फार बेटर होती। और हमें अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज, कंसोलिडेशन से मेरा मतलब ये है कि जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले इक्वालिटी के, चाहे रिलेटेड टू all rights are there, right for education, right for property, right for marriage, right for vote, etc. जो भी है, तो उसमें हमने कुछ एरियाज़ में तो बहुत प्रोग्रेस किया, बट जो सोशली रिलेटेड एरियाज़ थे, जैसे अगर हम मैरिज, जैसे अभी एक एक्सपर्ट ने कहा, लीगल एक्सपर्ट ने, कि वुमेन को वुमेन नहीं माना जा रहा, दे आर डिवाइडेड, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चन है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक राइट्स हैं जिनको कंसोलिडेट करना है, और उसको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी कैन कैरी फॉरवर्ड।
तो उसके लिए हम कई बार जो अपीजमेंट की पॉलिसी आ जाती है कि जो रिलीजियस लीडर अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको हम फॉलो ज़्यादा करते हैं। हम जो औरतों के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस में है, मगर मैं समझती हूँ उससे भी ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी है वो एजुकेशन है। एजुकेशन पे फोकस नहीं है। आप देखिए, अगर एजुकेशन में हम बहुत फिगर्स देते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन प्रमोट की जा रही है, मगर उनके लिए सेफ प्लेसेस नहीं है जहां अब अगर हम पूरा हिंदुस्तान को देखें तो हमारा 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है। तो क्या हम औरत की इमेज सिर्फ अर्बन एरियाज से, मेट्रो सिटीज से लेते हैं? उससे देखना चाहेंगे या हम पूरे कंसोलिडेशन मेरी स्कर्ट से ऊंची मेरी आवाज है, क्या वाकई वो कितने फीसद ऐसी औरतें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो इस सोच को जो है रिप्रेजेंट करती हैं? और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि 70% तो भारत अभी भी गांव में रहता है जहां पर औरत का बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। नीना, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा आरोप हमारे ऊपर भी लगते हैं, हमारी आपकी बरादरी यानी कि मास कम्युनिकेशन के जो लोग हैं, कि बाजार को जिस तरह से उन्होंने पेश किया वो कहीं ना कहीं एक औरत के लिए एक काउंटर आर्गुमेंट बन गया कि पहले हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कि हम घूंघट नहीं करेंगे, हम कपड़े अपने हिसाब से पहनेंगे, और फिर कहीं ना कहीं वो एक जाल ऐसा बुन गया जिसमें औरत जो है वो खुद एक प्रोडक्ट बन गई। आप मानती हैं हम जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं नहीं मानती कि देखिए, जहाँ बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के, तालीम के ज़रिए जो प्रोग्रेस आप कह सकती हैं कि उसको और ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, वो नहीं हुआ। मगर जहाँ आप जर्नलिज्म ही देख लीजिए, पत्रकारिता, आज मतलब कोई औरत को नजर आना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब सारे अखबार, सारे टीवी चैनल्स भरे हुए हैं औरतों से। मैंने जब लेकिन उनसे किस तरह का काम लिया जा रहा है? नहीं, जो मैं इस प्रोफेशन में आई, 2 या 3 औरतें, सारी दिल्ली में 3 पत्रकार थी औरत, बाकी सारे संस्थाएं बिल्कुल मेल डोमिनेटेड थी। आईएएस ले लीजिए, आईएफएस ले लीजिए, आज इंजीनियरिंग है, आर्मी में भी भर्ती हो रही है, पुलिस में भी भर्ती हो रही है, ये सब बिल्कुल कोई रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए कहीं भी। लेकिन एक सिर्फ मनोरंजन इस्तेमाल में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। देखिए, लॉ की बात इन्होंने कही, लॉ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लॉ आपके साथ नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई आपसे कोई ऐसी खराब बात होती है तो आप कैसे कंप्लेंट करेंगे? मगर देखिए, ये जो इनैक्ट हुआ अभी, रेप का जो लॉ चेंजेस आए जस्टिस वर्मा कमीशन के बाद, उसके बाद अब रोज अखबार में पढ़िए, रोज दिल्ली में ही और जगह भी, सब जगह होता है, क्योंकि यहाँ दिल्ली के अखबार पढ़ते हैं, फादर ने, अंकल ने, कभी किसी ताऊ ने, चाचा ने, और बाजार में घूमती औरत के साथ तो होता ही है कुछ छेड़खानी वगैरह। रोज ये सुनिए, आप पुलिस आपके घर में तो नहीं बैठ जाएगी ना, जहाँ पिता और ताऊ, चाचा और या कोई भांजा भतीजा ऐसी बातें करेगा और लड़कियों के साथ, उसके क्या लेकिन नीना, जहाँ से सारा एम्फेसिस राजनीतिक हुआ है। मैं कह रही हूँ कि जो सोशल चेंजेस होनी है इंडिया में, आप जो खप पंचायत की बात कर रही हैं, जो गैर बिरादरी से, जो दलित लड़की के जो घर में जो कलेश होता है, जो घर में माँ बाप उसके साथ सलूक करते हैं, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? बिल्कुल, वो सबको तो बात करेंगे कि समाज में किस तरह की बदलाव की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे एक बाजार के लिहाज से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से, जहां से हमने ये पूरी जद्दोजहद शुरू की थी कि महिलाएं बाहर आए, अपने हिसाब से कपड़े पहने, अपने हिसाब की बातें करें, मैं कह रही हूँ कि वापस क्या वाकई वो सर्कल हम वहीं पर नहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था? फिर महिलाएं बाजार के हाथ में है। फिर आप ये देखिए, आप टीवी जर्नलिज्म के जिक्र करें, आप ये देखिए किस तरह की बीट्स महिलाओं को कवर करने के लिए दी जाती है। अभी भी कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पॉलिटिकल या हार्डकोर, जिसे फाइनेंशियल इश्यूज कहते हैं, वो कवर करती हैं। ये सारी चीजें जरूरी है कि जब मैं 40 साल पहले एक भी महिला नहीं थी जो पॉलिटिक्स कवर करती थी। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि और तेजी से बदलाव होना था, मगर हो रहा है और होगा, क्योंकि जब एजुकेशन, लड़कियां एजुकेशन सबसे, यानी आप ये नहीं मानती कि वापस जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं वापस, सवाल ही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का एक जो कहते हैं ना, दरिया एक तरफ बहता है, दूसरी तरफ नहीं बह सकता है, वो बहेगा आगे और आगे जाएंगे। बाजार के हाथ में आज की महिला है और वो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, चाहे वो एक टायर के एडवर्टीजमेंट में महिला का इस्तेमाल हो या फिर ऐसी जगह पर जहां पर उनका कोई औचित्य भी नहीं है। बिल्कुल, पर देखिए, मैं यहाँ महिलाओं को भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये अपने हाथ में होता है कि हम किस किस्म का काम करें, कैसे इस्तेमाल करें। हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं किसी किस्म की, सटल हो, डिस्क्रिमिनेशन है, सटल कह लीजिए है, कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लीजिए, कुछ में ज्यादा दिखती है। पर मेरा मानना ये है कि भाई हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसे
यूज होना चाहिए या कैसे हम अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहें, ये हमारे हाथ में है और ये बहुत जरूरी है और इसकी एजुकेशन बहुत। लेकिन बाजार जितना प्रभावी है, वाकई क्या महिला को आप असहमत हैं? जी, मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि देखिए, बाजार एक खास तरह की बाजार ऐसी चीज है जो हर चीज को, हर रिश्ते को और हर इंसान को, खास करके महिलाओं को, वो कमोडिफाई करती है। वो इसीलिए कर पाती है क्योंकि पहले भी सबऑर्डिनेशन रहा है। जिनको लगता है कि पहले बाजार आ गया इसकी वजह से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले रहा है, उसकी वजह से बाजार उसको ज्यादा बढ़िया तरीके से कर पाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पूरा भार महिलाओं पे हो जाए कि आप चूज कर सकती हैं कि आप मत करिए, ये नहीं होता किसी के पास चॉइस, बहुत कम लोगों के पास। क्योंकि बात यहाँ पर है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आपको शाइन करना है, ठीक है, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो टीवी हो, नाउ यू कैन नॉट से कि मैं ऐसे खास रोल्स में नहीं करूंगी। ये आपके पास, आप उस प्रोफेशन में हैं, आपको करना है, आप जर्नलिस्ट हैं। कोई आपको कहेगा कि आप जो है जिन बीट्स को आप समझती हैं कि वो आपके लायक नहीं है या जिस तरह की स्टोरीज आप नहीं करना चाहती, आपके पास कितनी ऑटोनॉमी है, कितनी चॉइस है कि आप ना करें। तो ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी नीना जी की एक बात पे कि देखिए, राजनीति वाले पर हम क्यों जोर देते हैं? समाज पर जोर है। महिला आंदोलन ने हमेशा समाज बदलने की लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल जोर दे के लड़ी है। लेकिन बात यह है कि उस लड़ाई में सरकार और पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टीज हैं वो हमारे साथ खड़ी होंगी कि हमारे खिलाफ खड़ी होंगी, ये बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि उनकी नीतियां हमारे संघर्ष को प्रभावित करती हैं। और हमने आम तौर पे पाया है कि वो हमारे सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। जो चेंज समाज चाहने भी लगता है वो बदल। इस बार भी देखा गया, आंदोलन में लोग नारे लगा रहे हैं महिलाओं की आजादी बराबरी की, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे अभिजीत मुखर्जी हो, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा की बात और क्या क्या इंडिया और कौन एक छोटे से ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया। लेकिन वहीदा खान, आप कुछ कहना चाहती थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि हम इस चीज को जरूर देखें कि औरत डिपेंडेंट रही है, बट उसको इंडिपेंडेंस मिली है, कुछ और मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखना। आपने कहा है कि कमोडिटी बन गई है, तो एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि क्योंकि जो जिस तरह की डिमांड है सोसाइटी की, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस औरतों के लिए ज़रूरी है, बट उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, दे शुड डिसाइड देमसेल्व्स कि उनको अपने लिए क्या करना है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है, क्या वाकई जिस तरह से कविता ने कहा कि क्या वो ये फैसला लेने की हालत में? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे आगे का रोड मैप कैसे तैयार किया जाए, क्या एजेंडा होना चाहिए भारत की महिलाओं के लिए। पिछले 66 सालों में कैसी रही भारत में महिलाओं की स्थिति, आजादी के बाद, आजादी के दिन, ये हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और आगे का रोड मैप कैसा हो इस पर चर्चा करेंगे इस हिस्से में। प्रिया इंगोरानी, ये बताइए कि अगर कानून की हम बात करें, हम सती प्रथा की बात कर रहे हैं और भी इस तरह की चीजें, कि आपको लगता है कि कानून इसके लिए काफी मील का पत्थर साबित हुए और समाज से ज्यादा कानून ने रोल निभाया? बिल्कुल निभाया। मेरा मानना यह है कि नॉट ओनली महिलाओं को लेके, पर इस देश को चलाने में कोर्ट्स का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का ज़रूरत ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ एग्जीक्यूटिव फेल हुई है, जहाँ लेजिस्लेटिव फेल हुए हैं, वहाँ कोर्ट्स ने ही इस देश को संभाला है। चाहे आप सती प्रथा का केस देख लीजिए, जब झुंझुनू में पहले हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और उसके बाद से कोर्ट से ही जब स्टे मिला तो उसके बाद आस्ते आस्ते प्रथा में थोड़ा और एक डर सब पैदा हुआ। चाहे डाउरी केसेस का देख लीजिए, चाहे आम जितने केसेस आए थे, सुप्रीम कोर्ट, हम, मेरा मानना यह है कि किस्म से देश को संभाला हुआ है। जी नीना व्यास, इसके अलावा राजनीति, देखिए मथुरा रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही भद्दा वर्डिक्ट आया था, और उसमें कस्टोडियल रेप हुआ था, माना गया था, मगर ये कह के कि द वुमन वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बहुत भद्दा वर्डिक्ट आया था। वो तो क्योंकि महिला आंदोलन की वजह से जो इतना प्रभाव पड़ा, मथुरा रेप केस में बहुत यंग रिपोर्टर थी उस वक्त सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे, और आज के जमाने में भी, अभी मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, पिछले हाल के 10 सालों में भी 2-3 जजेस ने बहुत
खराब शायद नीना जिस समाज से आ रहे हैं वो अपने biases लेकर समाज आते से हैं। तो वो भी आ रहे हैं, मगर समाज से तो फिर आपके कांस्टेबल भी आ रहे हैं, और जो आदमी ये काम करता है वो तो उसी समाज से आ रहा है। देखिए आज हाल फिलहाल एसिड अटैक पे हमारी जजमेंट आई है, जिसमें भाई कानून, हम एसिड अटैक बिल कब से पेंडिंग है, रोज महिलाओं के साथ हो रहा है, एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब जो जजमेंट आई है जिसमें डायरेक्शन दिया है कि 3 लाख रुपए एकदम दिए जाने चाहिए, जिसमें 1,15,000 दिन के अंदर अंदर सरकार को उनको देने हैं। देखिए एक्सेप्शंस हैं, जरूर हैं, क्यों नहीं हो, लेकिन काफी कुछ की जाने की जरूरत है। मैं अगले मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी, देखिए वो जो जजमेंट दिया कि कॉम्पेंसेशन अब बढ़ाइए, बहुत अच्छा जजमेंट है, मगर देखिए जब ये दिल्ली का रेप केस नहीं हुआ, गैंग रेप केस, तब तक जुडिशरी क्या कर रही थी, सारे रेप केस 5-5, 6-6 सालों तक, 8-8 सालों तक एक आंदोलन की आंदोलन के दबाव में अब फटाफट जुडिशरी ने भी काम करना शुरू किया। जुडिशरी ओवरवर्क है, सही है, पर कन्विक्शन रेट तभी होता है जब पुलिस प्रोसिक्यूशन ठीक से हो, प्रोसिक्यूशन अपना काम ठीक से करे। देखिए जब तक कोर्ट के सामने एविडेंस, बयान, सब चीजें, पुलिस का जो काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है, वो ठीक तरीके से सामने नहीं आएगा, उतना भाव नहीं दे रहे थे, एंटायरली जुडिशरी पे डिपेंड नहीं कर सकते जब तक कि हम जो सोशल रूट्स हैं और सोशल रूट्स को एड्रेस करें। प्रोफेसर वहीदा खान, आप सोशल रूट्स की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है राजनीति, जहां पर नीतियां निर्धारित होती हैं, जहां पॉलिसी बनती हैं। हम अगर बात करें 1951 की, तो 9% जो है 1951 की अगर हम बात करें तो यानी फर्स्ट जो हमारी लोकसभा थी उसकी अगर हम बात करें तो 5% हमारे पास महिला प्रतिनिधि थे, और 15वीं लोकसभा में जो है ये 11% हो गए। तो क्या ये माने कि ये सफर हमने अच्छी तरह तय किया है, या वाकई जितना करना चाहिए था वो नहीं किया, और इसी वजह से चूंकि हम वहां पर नहीं है जहां ये नीतियां निर्धारित होती हैं, इसी वजह से नीचे तक भी उसका असर देखने को मिलता है? वैसे तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, दूसरे कंट्रीज से काफ़ी हमारे हालात बेहतर हैं, मगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए और जो हमारा इतना बड़ा लार्ज कंट्री है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ तक उस मंजिल तक पहुँचे हैं। 11% ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ, मगर इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमारी स्मॉल बॉडीज़ हैं या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो अगर आप नंबर काउंट करें तो वहां पर आपको वुमेन हेड्स एंड डीन्स और वाइस चांसलर्स आपको बहुत रेयरली नजर आएंगे। तो इस तरह से जो कुछ सिलेक्टेड प्रोफेशंस हैं, टीचिंग तो काफी फेवरेट महिलाओं का प्रोफेशन है, उसके तो इसलिए एक कंपार्टमेंटलाइजेशन, डिमार्केशन हो गया है कि औरतों को सिर्फ यहाँ काम करना है, मर्द को यहाँ काम करना है। तो एक तरह का जो एक डिवीजन है उसमें हमें इस बारे में ज्यादा सोचना। मैं ये नहीं कह रही कि जो मेल हैं वो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, मगर एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हालत है, जो एक एक्सपीरियंसेस है, वुमेन शेयर कर सकती हैं। तो अभी कुछ सिलेक्शन कमेटीज में भी कहा गया कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, एटलीस्ट ये नहीं कि जो सोशल जस्टिस या वुमेन एम्पावरमेंट उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। आप हेल्थ का इशू लीजिए, women are the worst affected in health sector. आप देखिए उसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कितने लोग जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं वो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की और गवर्नमेंट की ये है कि दे शुड गो टू, एज अभी इन लोगों ने, हमारे पैनलिस्ट ने मेंशन किया कि हम सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने तक ही लिमिटेड ना रह के, दे शुड गो टू मासेस, दे शुड ट्राई टू, ये क्या है कि कोई एजिटेशन होगा, कोई एनजीओ सामने आएगा, कोई हल्ला होगा, तभी वो चीज फोकस में आएगी। काफी चीज आपसे समझना चाहती हूँ कि राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, कि आपको लगता है कि समाज के तौर पर हम तैयार नहीं है, वो माहौल महिलाओं को नहीं मिलता। जितनी भी महिलाएं हमें 11% नजर आ रही है, इनमें से ज्यादातर या तो किसी की पत्नी है, या किसी की बहन है, या किसी की बेटी है। बहुत कम ऐसी महिलाएं, बहुत रेयर आपको मिलेंगी जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में कदम रखा है। मुझे लगता है कि राजनीति को भी कुछ उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 11% से कहीं ज्यादा महिलाएं बाकी क्षेत्रों में आ रही हैं, दावा कर रही हैं, सारी चीजें, लेकिन राजनीति में आने के लिए मुझे लगता है कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल, और आप इसको देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे महिला लीडर्स हैं जिनके साथ हो सकता है राजनीतिक तौर से मैं एग्री ना करूं, लेकिन मैं ये जरूर देखती हूँ कि उन पर जब उनके साथ जब कोई बहस होती है किसी दूसरे राइवल पॉलिटिकल लीडर की,
तो वो महिला सूचक तुरंत हो जाते हैं, उसके लुक्स पे बोलने लगते हैं, वो उसके कैरेक्टर पे बोलने लगते हैं। ये सारी चीजें आप ऐसी महिला लीडर नहीं ले पाएंगे जिनके साथ किसी ने राजनीतिक डिबेट जब तीखी हो गई लेकिन तो राजनीति पे बात की। लेकिन अगर इसको उल्टा करके देखें तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी महिला रही, कौन सी ऐसी महिला नेता जिसने पार्टी लाइन से अलग हटकर महिला अधिकार पार्टी लाइन से अलग हट करके नहीं की। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि महिलाओं की राजनीति में महिलाओं के पक्ष में उन्होंने नीतियां बनाई हो ऐसा नहीं है। और इसलिए मैं उस पर आना चाहूंगी एक बात पे कि देखिए आर्थिक नीतियां, मुझे लगता है हमने इस चर्चा में उस पर सफिशिएंट बात इसलिए नहीं की। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, हमको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त के दिन। अब आप देख लिख लीजिए, अभी हाल की एक परिघटना दिख रही है हमारे देश में जिसमें बड़े पैमाने पे फोर्स्ड हिस्टेरेक्टमीज हो रही हैं, फोर्स्ड यूट्रस रिमूवल ऑपरेशंस हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? उसके पीछे DFID की फंडिंग है, ब्रिटिश फंडेड जो फंडिंग एजेंसी है, ब्रिटेन की सरकारी फंडिंग एजेंसी, ये भारी पैमाने पे फंडिंग दे रही है सो कॉल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ये दरअसल एक बहुत ही नस्लवादी तरीका है भारत की महिलाओं को देखने का कि गरीब महिलाएं हैं और उनकी पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये कहीं बड़ा थ्रेट है और इसकी वजह से उनकी जानें खतरे में डाली जा रही है, उनके शरीर के साथ काटपीट। बहुत बहुत शुक्रिया कविता कृष्णन, प्रिया हिंगुरानी, नीना व्यास और प्रोफेसर वहीदा खान। तो साफ तौर पर लंबा सफर हमने तय किया है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर रॉयटर्स के एक सर्वे की बात करें तो चौथा सबसे खतरनाक जगह हिंदुस्तान है महिलाओं के लिए पूरी दुनिया में। लेकिन हमने लंबा सफर इस लिहाज से भी तय किया है कि 1951 में 9% महिलाएं जो हैं वो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, और अब करीब 66% 2011 का आंकड़ा मेरे पास है। तो काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।